बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में आज हम लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 1 में हम टेंसाइल रिस्पॉन्सेज ऑफ मटेरियल में पार्ट 1 डिस्कस किया। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया कि टाइप 1 करो हमने डिस्कस किया। हमारे साथ टोटल 5 टाइप ऑफ कर्व्स बनते हैं। तो टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और टाइप 5 इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं रेजिलियंसी। तो रेजिलियंसी हमने पहले भी डिस्कस किया है। ठीक है, और रेजिलियंसी मेनली इम्पॉर्टेंट टर्म है ऑफ टाइप 1 करो। ठीक है, द रेजिलियंस ऑफ ए मटेरियल इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट कैन बी अब्जॉर्ब अंडर इलास्टिक लोडिंग कंडीशन, इलास्टिक अप टू इलास्टिक कंडीशन। ये पहले हमने डिस्कस किया। इन विच इज रिलीज कम्प्लीटली व्हेन द लोड्स आर रिमूव। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट तक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जितना ये एब्जॉर्ब करता है जितना एनर्जी, तो इसको हम रेजिलियंस कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को रेजिलियंसी कहते हैं। रेजिलियंस में बी मेजर फ्रॉम द एरिया अंडर द कर्व। रेजिलियंस इज इक्वल टू, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ले लें, ठीक है, तो हम अगर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ले लें तो हमारे साथ ये, अगर ये हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ले लें, ठीक है, ये वाला यहाँ पे स्ट्रेन और यहाँ पे हमारे साथ स्ट्रेस बनता है। ठीक है, तो हमारे साथ यहाँ तक इलास्टिक लिमिट है, या ये हमारे साथ इलास्टिक लिमिट है, तो ये हमारे साथ एक ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो हमारे साथ ये इस पॉइंट तक मैक्सिमम स्ट्रेन, इसको मैं एप्सिलॉन मैक्सिमम कहता हूँ, और इस पॉइंट तक इस जो स्ट्रेस है उसको मैं सिग्मा मैक्सिमम का नाम देता हूँ। तो अगर ये एरिया में मालूम करता हूँ, तो ये मेरे साथ रेजिलियंस है। तो अब ये ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल का एरिया हमारे साथ बेस मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिवाइड बाई 2 बनता है। ठीक है, तो बेस मेरे साथ क्या है, एप्सिलॉन मैक्सिमम है, एरिया मतलब रेजिलियंस इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा मैक्सिमम मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन मैक्सिमम। तो ये मेरे साथ रेजिलियंस आ गया। ठीक है, इलास्टिक लिमिट तक हमने एरिया मालूम किया, तो इलास्टिक लिमिट तक एरिया हमारे साथ रेजिलियंस आ गया। ठीक है, फिर सिग्मा मैक्सिमम इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस पर इलास्टिक कंडीशन, इस तरह एप्सिलॉन मैक्सिमम इलास्टिक स्ट्रेन लिमिट और रेजिलियंस। अब इधर हमने इस फार्मूले से, अगर इस फार्मूले को आप देख लें, इस फार्मूले में, ठीक है, तो इस फार्मूले से हमने हुक्स लॉ से एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू पुट कर दी। एप्सिलॉन मैक्सिमम इसकी वैल्यू हमने पुट कर ली, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया। इसकी वैल्यू किस तरह पुट कर दी, हमारे साथ हमें पता है कि सिग्मा मैक्सिमम हमारे साथ बराबर है E इनटू एप्सिलॉन मैक्सिमम। तो अगर इस इक्वेशन से हम एप्सिलॉन मैक्सिमम की वैल्यू मालूम कर लें, तो एप्सिलॉन मैक्सिमम हमारे साथ बराबर है सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाई E, सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाई E। अब ये वैल्यू हम इधर पुट कर लें, तो हमारे साथ ये इक्वेशन बन जाएगा। अब इनपुट करता हूँ, रेजिलियंस इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा मैक्सिमम, और एप्सिलॉन मैक्सिमम की जगह मैं पुट करता हूँ सिग्मा मैक्सिमम डिवाइड बाई E। तो फाइनली मेरे साथ ये इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन रेजिलियंस सिग्मा स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2E मेरे साथ बन गया। सिग्मा मैक्सिमम और सिग्मा मैक्सिमम से सिग्मा स्क्वायर मैक्सिमम आता है, और 2E मल्टीप्लाई है तो 2E बन जाता है। ठीक है, तो रेजिलियंस मेरे साथ बराबर है सिग्मा स्क्वायर मैक्सिमम डिवाइड बाई 2E। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाता हूँ। इन इंजीनियरिंग डिज़ाइन रिक्वायर ए मटीरियल डेट अलाउज ओनली फॉर इलास्टिक रिस्पांस विद लार्ज एनर्जी। ये इलास्टिक रिस्पांस जो टाइप 1 कर्व है, जो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया। ठीक है, सच एज इन केस ऑफ ए मैकेनिकल स्प्रिंग। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया कि इसका एग्जांपल हमारे साथ मैकेनिकल स्प्रिंग है। The appropriate material to choose would be one possessing a high yield strength but low modulus of elasticity। मतलब वो मटेरियल जिसका yield strength ज़्यादा हो और modulus of elasticity कम हो, तो उसका रेजिलियंस हमारे साथ ज़्यादा होगा। रेजिलियंसी तब ज़्यादा होगी जब yield strength ज़्यादा हो और modulus of elasticity
कम हो, ठीक है। इसलिए अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज़्यादा हो तो ये प्लास्टिक रीजन में जाता है, तो प्लास्टिक रीजन में हम रेजिलियंसी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए यील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा लोड पे यील्ड पॉइंट तक पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा लोड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ मोर लोड इट रीचेस टू यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो ऐसी मटेरियल की रेजिलियंसी प्रॉपर्टी हमारे साथ ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, टाइप 2 करो की तरफ, ठीक है। पहला करो हमारे साथ टाइप 1 करो था, इलास्टिक रिस्पांस वाला, ठीक है। अब दूसरा करो हमारे साथ टाइप 2 करो है, जिसको हम प्लास्टिक रिस्पांस इलास्टिक होमोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस, ठीक है। इलास्टिक पहले में सिर्फ इलास्टिक था, उसमें प्लास्टिक रिस्पांस नहीं था। अब दूसरी कंडीशन में हमारे साथ जो रिस्पांस है उस रिस्पांस को हम कहते हैं इलास्टिक होमोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस, मतलब इसमें इलास्टिक रिस्पांस भी होगा, प्लास्टिक रिस्पांस भी होगा, और प्लास्टिक रिस्पांस हमारे साथ होमोजीनियस रिस्पांस होगा, हेट्रोजीनियस नहीं होगा। होमोजीनियस मतलब कि इसमें जो प्लास्टिक रिस्पांस प्रोड्यूस होता है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, कांस्टेंटली इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ऐसे रिस्पांस को हम होमोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस कहते हैं, ठीक है। और इसका कर्व ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। ये हमारे साथ इलास्टिक होमोजीनियस, ये अब प्लास्टिक रीजन नहीं गया, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस के लिए है और ये ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन के लिए है, ये वाला करो, ये करो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन करो है, और ये करो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन करो है। लेकिन जो डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस होता है वो होमोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, कॉन्स्टेंटली वेरी होता है, ठीक है। इसलिए इस रिस्पांस को हम कहते हैं इलास्टिक होमोजीनियस रिस्पांस, ठीक है। तो फर्दर हम डिस्कस करते हैं, ए मटीरियल हैज़ द कैपेसिटी फॉर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इर्रिवर्सिबल फ्लो, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम इर्रिवर्सिबल फ्लो भी कहते हैं। द स्ट्रेस स्ट्रेन करो अपॉन इज्यूम द शेप ऑफ कर्व 2, जो कर्व 2 मैंने आपको दिखा दिया ये वाला, ठीक है। तो इसका रिस्पांस टाइप 2 करो हमारे साथ इस तरह होगा, इसमें इलास्टिक रिस्पांस भी होगा, इसमें प्लास्टिक रिस्पांस भी होगा, और प्लास्टिक रिस्पांस हमारे साथ होमोजीनियस होगा। Some elastic region at small strain but now find a smooth parabolic portion of the curve, smooth होगा, ठीक है, which is associated with the homogeneous plastic deformation process such as the irreversible moment of dislocation in metal। तो डिस्लोकेशन मैंने आपको बताया था कि जिसमें हाफ प्लेन आ जाए, ठीक है। एक मटेरियल में हमारे साथ अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स है, तो सारे प्लेन कंप्लीट हो, सिर्फ एक प्लेन हमारे साथ हाफ आ जाए। तो जब हम लोड अप्लाई करते हैं डिफॉर्मेशन के लिए तो वही फीलियर सबसे पहले वही आता है, स्टार्ट वही से होता है, और डिस्लोकेशन फिर मुख्तलिफ प्लेन्स में मूवमेंट करता है। डिस्लोकेशन हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सच एज द इर्रिवर्सिबल मोमेंट ऑफ डिस्लोकेशन इन मेटल, सिरामिक्स, इन क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स एंड ए नंबर ऑफ पॉसिबल डिफॉर्मेशन मैकेनिज्म इन एमॉर्फस पॉलीमर। टाइप 2 करो की एग्जांपल है हमारे साथ, मेटल्स है, अक्सर मेटल्स में टाइप 2 करो है, सिरामिक्स में और क्रिस्टलाइन पॉलीमर्स में, ठीक है, और एमॉर्फस पॉलीमर में हमारे साथ टाइप 2 कराओ। टाइप 2 करो मतलब इलास्टिक रिस्पांस और होमोजीनियस प्लास्टिक रिस्पांस आता है। दैट द कर्व कंटिन्यू टू राइज ए मैक्सिमम स्ट्रेस लेवल रिफ्लेक्ट्स एन इंक्रीजिंग resistance on the part of the material to further plastic deformation, a process known as strain hardening। ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि एक आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, एक टाइम आ जाए जो वीक पोर्शन है वो फर्दर डिफॉर्म नहीं होता, ठीक है। फ्रैक्चर इसमें आ सकता है लेकिन डिफॉर्म नहीं होता, तो ऐसी फिनोमेना को हम स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। और वहाँ पे नेकिंग प्रोड्यूस होता है, नेकिंग मतलब उसका लेंथ बहुत ज़्यादा, डाया बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा कि फर्दर डिक्रीज इसमें नहीं आ सकता, ठीक है। तो वहाँ पे नेकिंग आ सकता है और उस फिनोमेना को हम स्ट्रेन हार्डनिंग मतलब कि फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। इसलिए इधर लिखा है रेजिस्टेंस ऑन द पार्ट ऑफ द मटेरियल टू फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब फर्दर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को ये रेजिस्टेंस फेस करता है, ठीक है। तो ये हमारे साथ टाइप 2 करो है, जो मैंने आपको बता दिया, ये हमारे साथ टाइप 2 स्ट्रेस स्ट्रेन करो है, ठीक है। और इसके लिए सिग्मा, पहले हमने हुक्स लॉ डिफाइन किया था, पहले जो हमने हुक्स लॉ डिफाइन किया था वो हमारे साथ था सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन, ठीक है, के या ई, ठीक है, के उधर हमारे साथ ई था, के की जगह हमारे साथ ई था, ई एप्सिलॉन, ठीक है। अब इधर हमारे साथ सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन एन, तो के कांस्टेंट है, एप्सिलॉन हमारे साथ स्ट्रेन है और एन हमारे साथ हार्डनिंग कोएफिशिएंट है, स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट है। और स्ट्रेन हार्डनिंग मैंने आपको बता दिया कि स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, ठीक है। तो ये एन, अब इधर हमारे साथ
प्लास्टिक रीजन के लिए ये एन टर्म इसमें आ गया, ठीक है। पहले ये एन टर्म नहीं था, ठीक है। तो जब पहले कर्व में जहाँ हमारे साथ सिर्फ इलास्टिक रिस्पांस था, उसमें हमारे साथ ये एन टर्म स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट नहीं था। अब जब प्लास्टिक रिस्पांस आ गया तो प्लास्टिक रिस्पांस में हमारे साथ इस एन का इजाफा हो गया, ठीक है। तो सिग्मा को हम ट्रू स्ट्रेस कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को ट्रू प्लास्टिक स्ट्रेन, एन हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग कोएफिशिएंट और के हमारे साथ मटेरियल कांस्टेंट डिफाइंड एज द ट्रू स्ट्रेस एट ए ट्रू स्ट्रेन ऑफ 1.0, ठीक है। तो के हमारे साथ कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमारे साथ इधर एन का इजाफा आ गया, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ स्ट्रेंथ लेवल्स इन मटीरियल्स। ये हमारे साथ मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेंथ है। मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेंथ मतलब कि हमारे साथ एक हमारे साथ यील्ड स्ट्रेंथ है। तो यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप यील्ड पॉइंट तक जितना लोड रिक्वायर्ड होता है, जितना लोड चाहता है, जितना स्ट्रेंथ ज़्यादा हो उतना यील्ड स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा। तो जितना आप लोड अप्लाई करते हैं और एक पॉइंट पे यील्डिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो जितना लोड हम अप्लाई करते हैं उस स्ट्रेंथ को हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। इस तरह अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमारे साथ मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम लोड पे हमारे साथ जितना स्ट्रेंथ होता है उसको हम अल्टीमेट। इस तरह मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रेंथ है मुख्तलिफ लेवल पे। इलास्टिक लिमिट पे स्ट्रेंथ चेंज होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट पे चेंज होगा, इस तरह यील्ड पॉइंट पे स्ट्रेंथ चेंज होगा, अल्टीमेट पॉइंट पे स्ट्रेंथ चेंज होगा, फ्रैक्चर पे हमारे साथ स्ट्रेंथ चेंज होगा। तो हमारे साथ स्ट्रेंथ की मुख्तलिफ लेवल्स हैं। इधर अगर आप लोग देख लें, इट डिफाइन सेवरल स्ट्रेंथ लेवल दैट करेक्टराइज द मटेरियल टेंसाइल रिस्पांस। द प्रोपोर्शनल लिमिट इज दैट स्ट्रेस लेवल बिलो विच स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनल लिमिट मैंने पहले भी डिफाइन किया कि उस पर स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप हो और स्ट्रेट लाइन आएगा, उस पर हमारे साथ स्ट्रेस स्ट्रेन करो स्ट्रेट लाइन आएगा। दूसरा हमारे साथ इलास्टिक लिमिट है। द इलास्टिक लिमिट डिफाइन द स्ट्रेस लेवल बिलो विच द डिफॉर्मेशन स्ट्रेन आर फुली रिवर्सिबल, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दिया था कि इलास्टिक लिमिट तक मतलब प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, करो होगा, ठीक है। लेकिन अगर इलास्टिक लिमिट पे हम लोड हटा दें, ठीक है, तो ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन को आ जाता है, मतलब ये डिफॉर्मेशन हमारे साथ रिवर्सिबल होगा। तीसरा हमारे साथ यील्ड स्ट्रेंथ है, स्ट्रेस लेवल रिलेटेड टू द अनसेट ऑफ इररिवर्सिबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आता है। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हमारे साथ इररिवर्सिबल होता है। तो इसके बाद ये लेवल जब क्रॉस हो जाए तो इसके बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या इररिवर्सिबल डिफॉर्मेशन हमारे साथ स्टार्ट होता है और इस इररिवर्सिबल डिफॉर्मेशन के बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को नहीं आता। तो ये तीसरा स्ट्रेस लेवल है। पहला हमारे साथ प्रोपोर्शनल लिमिट है, दूसरा हमारे साथ इलास्टिक लिमिट है, तीसरा हमारे साथ यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है। इस तरह द यील्ड स्ट्रेंथ values is obtained in the following manner. Determine the engineering stress strain curve such as the one shown in the figure 1.6. Construct a line parallel to the इलास्टिक। मतलब आप यील्ड स्ट्रेंथ किस तरह मालूम करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ आप किस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन करो आपने ड्रा किया, ये आपके साथ स्ट्रेस स्ट्रेन करो है, ठीक है। तो स्ट्रेन का जितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ है उस स्ट्रेन का 0.2% ले लें, 0.2%, और 0.2% से जो आंसर आ जाए उतना अपसेट आप ले लें और उस अपसेट पे आप स्ट्रेट लाइन ड्रा करें। तो ये स्ट्रेट लाइन इस स्ट्रेस स्ट्रेन करो पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे वो हमारे साथ तो यील्ड स्ट्रेंथ या यील्ड पॉइंट होगा, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले आप स्ट्रेस स्ट्रेन करो ड्रा कर लें। स्ट्रेस स्ट्रेन करो आपके साथ आ गया, तो जितना स्ट्रेन है उस स्ट्रेन का 0.2% आप ले लें, 0.2% आप ले लें, ठीक है। तो उस 0.2% से जो आंसर आ जाए उतना आर एजेंसी आप अपसेट ले लें, आर एजेंसी उतना अपसेट आप ले लें, ठीक है। और उस अपसेट पे इस लाइन की पैरेलल एक लाइन ड्रा कर लें, पैरेलल, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को इंटरसेक्ट करता है तो हमारे साथ यील्ड पॉइंट है, ठीक है। डिटरमिनिंग द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सच एज शोन इन द फिगर, कंस्ट्रक्ट ए लाइन पैरेलल टू द इलास्टिक पोर्शन ऑफ द stress strain curve but offset from the origin by a certain amount, generally accepted offset as a 0.002 or 0.2% स्ट्रेन का 0.2% ले लें, ठीक है। और उतना ऑफसेट पैरेलल लाइन ड्रा कर लें। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो उस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट कहते हैं और उस पर जितना स्ट्रेंथ है उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं।
डिफाइन द यील्ड स्ट्रेंथ एट द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड द ऑफसेट लाइन। ठीक है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें उस वो हमारे साथ यील्ड पॉइंट होगा। ठीक है, फिगर 1.6। ठीक है, इस दिखा है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंसाइल यील्ड स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एंड 0.2% ऑफसेट लाइन। ये मैंने आपको बता दिया। पॉइंट ए बी सी डी एंड ई आर द आर्बिट्ररी स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्कस इन फिगर 1.7। ठीक है, तो ए हमारे साथ यील्ड पॉइंट है। ठीक है, और आगे ये बी सी डी ई की एक्सप्लेनेशन आगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे साथ द अल्टीमेट यील्ड पॉइंट हमने डिफाइन किया। ठीक है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय द इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये हमारे साथ मैक्सिमम लोड है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट मैंने आपको ग्राफ में बता दिया। ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेस और लोड मैक्सिमम हो तो उस पॉइंट को इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में उस पॉइंट को हम अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। ट्रू फ्रैक्चर जहाँ पे ब्रेक होता है, फ्रैक्चर आता है। ठीक है, ट्रू फ्रैक्चर एज द लोड फ्रैक्चर डिवाइड बाय द फाइनल क्रॉस सेक्शनल एरिया with correction made by any localized deformation necking is the final fracture region। ठीक है, तो अगर टोटल स्ट्रेस को हम फाइनल एरिया पे डिवाइड कर ले तो हमारे साथ फ्रैक्चर पॉइंट आता है। और इधर हमारे साथ नेकिंग से हम लोकलाइज डिफॉर्मेशन हमें नेकिंग से पता चलता है। नेकिंग मैंने आपको बता दिया। और स्ट्रेन हार्डनिंग और लोकलाइज डिफॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो प्लास्टिक इंस्टेबिलिटी भी मैंने लिखा है द ग्रोथ ऑफ ए लोकली थिन रीजन और नेक मतलब वो थिन रीजन है एंड ए मटेरियल अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेसेस। और नेक फाइनली बिकम्स फ्रैक्चर व्हेन एनफ स्ट्रेन इज अप्लाइड। नेकिंग जहाँ पे नेकिंग आता है वहाँ फर्दर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होता। अगर आप फर्दर लोड अप्लाई कर सकते हैं तो वहाँ फ्रैक्चर आ सकता है, लेकिन फर्दर डिफॉर्मेशन उसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, इधर पे हमारे साथ इसकी एक्सप्लेनेशन है प्लास्टिक इंस्टेबिलिटी एंड नेकिंग। तो ये मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। व्हेन द स्ट्रेस रीचेज ए क्रिटिकल लेवल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल अकर एट द वीकेस्ट पार्ट ऑफ द टेस्ट सैंपल समवेयर अलोंग द गेज लेंथ। सबसे पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा गेज लेंथ में, पूरी लेंथ में जो वीक हो। सबसे पहले प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उस पॉइंट पे प्रोड्यूस होगा जो सबसे ज़्यादा वीक हो। द लोकल एक्सटेंशन अंडर टेंसाइल लोडिंग विल कॉज ए सिमल्टेनियस एरिया contraction so that the true local stress is higher in this location than anywhere else along the gauge length। मतलब कि फर्दर आप लोड इंक्रीज करते हैं तो उसी पॉइंट पे स्ट्रेस ज़्यादा होगा जो हमारे साथ वीक पॉइंट है। कंसिक्वेंटली ऑल एडिशनल डिफॉर्मेशन वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंसंट्रेट इन दिस मोस्ट हाईली स्ट्रेस रीजन सच इन द केस ऑफ एन आइडियली प्लास्टिक मटेरियल। मैंने आपको यही बात बता दी कि यहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम होगा। फॉर ऑल अदर मटेरियल however this localized plastic deformation strain harden the material thereby making it more resistant to further damage। इसमें फर्दर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं हो सकता। एक टाइम आता है कि जब इसमें नेक पॉइंट प्रोड्यूस हो जाए, स्ट्रेन हार्डनिंग इसमें आ जाए तो फर्दर डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यही हमारे साथ प्लास्टिक इंस्टेबिलिटी है। प्लास्टिक इंस्टेबिलिटी का मतलब भी यही है कि इतना डिफॉर्म हो जाए, इतना लेंथ कम हो जाता है कि फर्दर इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आता। ठीक है, और उस पॉइंट को हम नेक या उस फिनोमेना को हम नेकिंग कहते हैं। ठीक है, बार बार मैंने आपके सामने ये एक्सप्लेन किया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड हमारे साथ टेबल्स है जिसमें हमारे साथ मुख्तलिफ वीडियोस गिवन हैं। ये बुक में मौजूद है, बुक से आप देख सकते हैं। ठीक है, इधर अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आती तो आप बुक से देख सकते हैं। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल्स हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की मटीरियल हैं और इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, एलांगेशन, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉपर्टी इस टेबल्स में गिवन है। तो ये टेबल्स, दोनों टेबल ये बुक में मौजूद हैं और बुक से आप ये स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ टेबल 1.6A और टेबल 1.6B है, तो ये आप बुक से देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन है, बाकी कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। इसमें एक्सटेंट आप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, पिछले एक स्लाइड में हमने पॉइंट ABCDE पढ़े थे। पॉइंट ABCD वो इधर एक्सप्लेन हुई है। ठीक है, अगर इस स्लाइड को आप देख लें तो इसमें हमारे साथ ये पॉइंट A है, ये हमारे साथ पॉइंट B है, ये हमारे साथ पॉइंट C है, ये पॉइंट D है और ये पॉइंट E है। तो इन पॉइंट की एक्सप्लेनेशन इस स्लाइड में मौजूद है।
इन पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन हमारे साथ इस स्लाइड में मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी एक्सप्लेनेशन स्टडी करते हैं। इधर अगर आप इस ग्राफ को देख लें तो ये ग्राफ हमारे साथ, इस ग्राफ को पहले आप देख लें, ये हमारे साथ एलांगेशन है और ये हमारे साथ गेज लेंथ है। ठीक है, तो जितना हम लोड अप्लाई करते हैं तो इलांगेशन इंक्रीज होगा। तो पहला हमारे से ये ए पॉइंट है, जिधर ग्राफ में आपको ए नज़र आता है, फर्दर इलांगेशन इंक्रीज होता है, फिर फर्दर इलांगेशन इंक्रीज, फिर डी में, डी पॉइंट पे इसमें नेकिंग प्रोड्यूस है, ये वाला है। ठीक है, ये वाला पोजीशन सबसे ज़्यादा डिफॉर्म है, इलांगेशन इसमें सबसे ज़्यादा है। अगर इस डी को आप देख लें तो ये सबसे वीक पोर्शन है, ये वाला सबसे वीक पोर्शन है। और इसका एग्जांपल आपके साथ, आप अगर एक रॉड ले लें, फर्ज कर ये रॉड है। ठीक है, आप अगर एक रॉड ले लें, ठीक है, इस तरह, इसी तरह, ठीक है, तो इस रॉड में अगर आप लोग देख लें तो ये जगह सबसे वीक है, ये वाला। तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन इस पॉइंट पे आएगा। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। इस फिनोमेना को फिर हम नेकिंग या लोकल डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले डिफॉर्मेशन इस जगह में प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये वो पोजीशन है जब आप टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं इस पर, जब आप इस पर टेंसाइल लोड अप्लाई करते हैं, टेंसाइल लोड। ठीक है, तो इस टेंसाइल लोड की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज होगा, टेंसाइल लोड की वजह से इसका लेंथ इंक्रीज होगा और इसका डाई हमारे साथ डिक्रीज होगा। तो सबसे वीक पॉइंट ये है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्ट्रेसेस और स्ट्रेन इस जगह पे प्रोड्यूस हो गए। ठीक है, तो ये वो डी पॉइंट है, ये हमारे साथ ये वो डी है। ठीक है, तो इस डी, इधर अगर आप लोग देख लें, इस पर हमारे साथ इलांगेशन कम है और इस पर इलांगेशन सबसे ज़्यादा आया है, मतलब इस डी पॉइंट का लेंथ सबसे ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम कहते हैं कि नेकिंग फिनोमेना या स्ट्रेन हार्डनिंग आता है। और ई मतलब फर्दर हम लोड अप्लाई करते हैं तो इलांगेशन फर्दर इंक्रीज होता है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पे फ्रैक्चर आ सकता है। पहले एक स्लाइड में मैंने आपको बता दिया कि नेकिंग पे फर्दर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस नहीं होता, अलबत्ता फ्रैक्चर इसमें आ सकता है। ठीक है, फ्रैक्चर इसमें प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ हमारे साथ फर्दर हम लोड अप्लाई करते हैं तो पॉइंट ई पे हमारे साथ फ्रैक्चर आ सकता है, फर्दरली ये डिफॉर्म नहीं हो सकता, बस ये ब्रेक होता है और फ्रैक्चर फिनोमेना इसमें आ सकता है। ठीक है, तो इधर लिखा है In an engineering component, it is desirable to maximize the extent of uniform elongation प्रायर टू दी अनसेट ऑफ लोकलाइज्ड नेकिंग। ठीक है, यहाँ तक यूनिफॉर्म डिफॉर्मेशन आता है। ठीक है, फिर इसमें लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन या नेकिंग आता है। ठीक है, और आखिर में इसमें फ्रैक्चर आता है। इट मे बी शोन दैट द अमाउंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेन इज रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट, और स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट हमारे साथ क्या है, एन है। ठीक है, और पहले हमने पढ़ा है स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन एन, और एन हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग एक्सपोनेंट है, स्लाइड नंबर 3 में हमने पढ़ा है। ठीक है, अब हमारे साथ P बराबर है सिग्मा ए का, P हमारे साथ बराबर है सिग्मा ए का। ठीक है, इससे कुछ फार्मूले हम मालूम करते हैं। तो P हमारे साथ बराबर है सिग्मा ए का। तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले, इसको इधर मैं लिखता हूँ P बराबर है सिग्मा ए का। तो अगर इस साइड का मैं डेरिवेटिव ले डी पी हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे साथ डी सिग्मा ए आ जाएगा, डी सिग्मा ए। ठीक है, तो डी पी फर्दर ये मैं सॉल्व करता हूँ, तो डी पी इज इक्वल टू, अब इस पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ। प्रोडक्ट रूल मतलब कि पहले सिग्मा को वैसे लिखता हूँ और डी ए का डेरिवेटिव लेता हूँ, फिर ए में वैसे लिखता हूँ और सिग्मा का डेरिवेटिव लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा डी पी इज इक्वल टू सिग्मा डी ए और प्लस ए डी सिग्मा। ठीक है, इधर हमने लिखा है, इधर है डी पी इज इक्वल टू सिग्मा डी ए प्लस ए डी सिग्मा। इस तरह दूसरा रिकॉर्डिंग नोटिसिंग अकर एट ए मैक्सिमम लोड, जब मैक्सिमम लोड हो, जब लोड मैक्सिमम हो तो हमारे साथ डेरिवेटिव में ये डी पी 0 के बराबर हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 के बराबर हो जाएगा। ये डी पी जब मैक्सिमम लोड हो तो इसका डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, जब ये 0 आ जाए तो हमारे साथ इस तरह बन जाएगा 0 इज इक्वल टू सिग्मा डी ए प्लस ए डी सिग्मा। ठीक है, या हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए डी सिग्मा इज इक्वल टू, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए, इसको एक साइड पे लिख लिया और इसको दूसरे साइड पे, तो ये दूसरे साइड पे माइनस आ जाएगा। ए डी सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डी ए डी सिग्मा इज इक्वल टू माइनस सिग्मा डी ए। या इस तरह भी लिख सकते हैं कि
डी सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई ए। हमारे साथ आ जाएगा डी सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस, अगर इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लूँ तो हमारे साथ आ जाएगा डी सिग्मा बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई ए। तो इधर लिखा है डी सिग्मा, इधर अगर आप इसको देख लें डी सिग्मा बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई ए। तो हमारे साथ फाइनली ये इक्वेशन बन गया, ये माइनस है, ठीक है। तो डी सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी ए, ठीक है। इसी तरह अब स्ट्रेन किस तरह डिफाइन करेंगे, स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन हमने पहले डिफाइन किया है। अब हमारे साथ दूसरा एक इक्वेशन हमारे साथ ये वाला बन गया, ये इक्वेशन, ठीक है। ये इक्वेशन हमारे साथ बन गया डी सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई ए। अब दूसरा इक्वेशन, पहले एक इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि हमारे साथ A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, प्लास्टिक रीजन में हमारे साथ वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब ये है कि A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि AL इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये मैं लिख सकता हूँ कि AL इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो AL इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर इसका मैं डेरिवेटिव ले लो, अगर AL इज इक्वल टू कांस्टेंट का मैं डेरिवेटिव ले लो, ठीक है। तो इधर मैं इसका डेरिवेटिव आपके सामने लेता हूँ, ठीक है। AL इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर इसका मैं डेरिवेटिव ऑफ AL इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें मैं प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ ADL प्लस LDA और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे साथ 0 के बराबर होगा, ठीक है। ADL प्लस LDA इज इक्वल टू 0 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमारे साथ 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इससे हमारे साथ रिलेशन आ जाएगा। इसको अगर मैं रीअरेंज कर लो तो ये मेरे साथ बन जाएगा ADL इज इक्वल टू माइनस LDA, या फर्दर मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये मेरे साथ बन जाएगा माइनस DA डिवाइड बाई A इज इक्वल टू माइनस DA डिवाइड बाई A इज इक्वल टू DL बाई L, ठीक है। तो अब पहला वाला जो इक्वेशन हमने लिखा था ये मैं आपके सामने लिखता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ। पहला इक्वेशन हमने प्रूव किया कि डी सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा बराबर है, डी सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा बराबर है माइनस DA डिवाइड बाई A का। इसी तरह DL यहाँ से हमने प्रूव किया, यहाँ से कि DL डिवाइड बाई L बराबर है माइनस DA डिवाइड बाई A का, माइनस DA डिवाइड बाई A का। अब ये माइनस DA बाई A इसकी भी बराबर है और माइनस DA बाई A इसकी भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि D सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा हमारे साथ बराबर है DL डिवाइड बाई L, और ये DL डिवाइड बाई L हमारे साथ क्या है, हमारे साथ स्ट्रेन है, DE है, ठीक है। तो D से इसका मतलब ये है कि D सिग्मा डिवाइड बाई सिग्मा हमारे साथ बराबर है D एप्सिलॉन, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो सिग्मा इज इक्वल टू डी सिग्मा डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन, ठीक है। तो मेरे साथ इधर आया है, अगर इधर मैं देख लो तो मेरे साथ आया है सिग्मा इज इक्वल टू डी एप्सिलॉन, डी सिग्मा डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करने से हमारे साथ ये इक्वेशन बनता है सिग्मा इज इक्वल टू डी सिग्मा डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन, ठीक है। अब सिग्मा इज इक्वल टू डी सिग्मा डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन, इसको मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, आप मेरे साथ है, या मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, आपके सामने। अब हमें पता है कि सिग्मा बराबर है डी सिग्मा डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन, और पहले हमने एक इक्वेशन पढ़ा था होलोमैन रिलेशनशिप, वो हमारे साथ था सिग्मा इज इक्वल टू के एप्सिलॉन एन, ठीक है, यह है, ठीक है। सिग्मा हमारे साथ डी सिग्मा डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन के बराबर है। तो इधर हमारे साथ एक इक्वेशन था, सिग्मा बराबर था के एप्सिलॉन एन हमारे साथ स्ट्रेन हार्डनिंग वेक्टर था, ठीक है। तो ये वैल्यू मैं इधर पुट करता हूँ, तो ये हमारे साथ आ जाएगा के एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी एप्सिलॉन, और सिग्मा की जगह मैं पुट करता हूँ के एप्सिलॉन एन, ठीक है। तो के एप्सिलॉन एन अपनी जगह पे आ जाएगा, इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो के सामने आ जाएगा, और ये हमारे साथ आ जाएगा एन एप्सिलॉन एन माइनस 1, तो ये के के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ एप्सिलॉन एन इज इक्वल टू एन, लिख सकता हूँ एन एप्सिलॉन एन टू एप्सिलॉन माइनस 1, ठीक है। तो एप्सिलॉन एन के साथ खत्म हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू
n डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि n इज इक्वल टू एप्सिलॉन। स्ट्रेन हार्डन फैक्टर हमारे साथ एप्सिलॉन के बराबर है, ठीक है। स्ट्रेन हार्डन फैक्टर हमारे साथ एप्सिलॉन के बराबर है।